चलिए, तो आज हम बात करें गॉस परमे का अनुप्रयोग। हम लोग पिछले क्लासों में गॉस परमे पढ़ लिया, गॉसियन पृष्ठ पढ़ लिया, गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं पढ़ ली। आज हम बात करेंगे गॉस परमे का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब कि आप गॉस परमे को कैसे कैसे किन कंडीशनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से एक कंडीशन आपके सामने दिख रहा होगा। पहला जो अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, प्रश्न जो पेपर में आता है वो यही आता है कि गॉस परमे की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है पेपर का। तो आप क्या करेंगे, जो अभी हम इसका डेरिवेशन कराएंगे, ठीक इसी डेरिवेशन को आपको क्या करना होगा, करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि उसमें गॉस परमे का अनुप्रयोग होगा, उसमें गॉस परमे अप्लाई किया जाएगा। बिना गॉस परमे अप्लाई किए आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण ज्ञात नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ नहीं दिया, सीधे हिंदी लिखा है, कुछ दिया नहीं है नंबर उम्बर की चलो गुणा भाग कर लेंगे। मैथ नहीं है, मैथ में तो दे देता है यहाँ से इंटीग्रल करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये सारणी के आप व्यू है, सब उसमें मान दिया रहता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया रहता है। अभी बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दिमाग कंसंट्रेट करके आप समझने का कोशिश करिए। अभी देखिए कैसे क्या क्या दिया है इसी में। देखिए समझिएगा, समझना ये है कि प्रश्न है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार। यहां तक समझिएगा, यहां तक यही मेन चीज है, इतना। ठीक है, तो अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार, तो आप क्या करिएगा, एक अनंत लंबाई का चालक तार लेंगे और उस पर आवेश को समान रूप से क्या करेंगे, फैला देंगे। तो जब आवेश समान रूप से फैल जाएगा तो उस तार का नाम हो जाएगा अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार हो जाएगा। समझ आई बात? तो लीजिए क्या करते हैं, एक ऐसे चालक तार ले लिया हमने, ऐसे ये तार अनंत लंबाई का है, तो हम अनंत लंबाई तक थोड़ी खींचेंगे, हैं? अनंत लंबाई तक कहाँ खींचेंगे भाई, नहीं खींच सकते। तो कुछ लंबाई तक हम इसको क्या करिएगा, खींच लीजिएगा और इस पर क्या करिएगा, इसे आवेश रख दीजिए समान रूप से। जब आप इस पे आवेश रखिएगा ना, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे आवेश हमने रख दिया। अब इस तार का नाम क्या हो गया, अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार। अब ये तार के कारण लिखा ना, के कारण, मतलब इस तार के कारण हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम देखिए इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता कैसे जानेंगे, कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, तार से कुछ दूरी पर पॉइंट ले लेंगे, फिर देखेंगे कि ये तार उस पॉइंट पर कितना पावर लगा रहा है। समझ में आया? तो तार से हमने क्या किया, आर दूरी पर, यहां से आर दूरी पर, तार से आर दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया ये, और इसी बिंदु पर इस आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो आवेश तो पूरे तार पर फैला है ना, एक छोटा सा बिंदु, अगर यहाँ केवल एक आवेश यहाँ होता तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कूलाम के नियम के अनुसार निकाल लेते, लेकिन तार तो पूरे, आवेश तो पूरे तार पर फैला है और पूरा तार के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो कूलाम के नियम का यहाँ पालन नहीं होगा ना। यहाँ पर खाली गॉस चाचा का नियम लगे, और गॉस चाचा का नियम जब लगे तो ये ध्यान रहे कि आवेश को क्या करना पड़ेगा, परिबद्ध करना पड़ेगा, तब वह गॉस चाचा अपन माइंड लगाई हम। तो देखो आवेश पूरा अनंत लंबाई के तार पर है, तो अनंत लंबाई का आवेश हम घेर नहीं पाएंगे, तो इसके कुछ आवेश को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक,
तो कुछ आवेश कैसे कवर होगा, तो इसी आर त्रिज्या का अब क्या करेंगे, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। इस आर त्रिज्या का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, तो ऐसे देखिए गॉसियन पृष्ठ जब बनाइएगा ना तो ध्यान रहे पृष्ठ इसी बिंदु से जाना चाहिए, पढ़े है ना अभी अभी। हाँ, तो बिंदु आप पृष्ठ देखिए इसी बिंदु से ऐसे जाना चाहिए। देखा मां से खूंफी बन गई ना, जोने में बेना वाला डंडा लग गए, यही बता रहे थे। देखो ये हो गया गॉसियन पृष्ठ, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना गॉसियन पृष्ठ। चलिए अब इसकी लंबाई भी कुछ होगी, भाई इसकी लंबाई होगी कि नहीं होगी, तो मान लेते हैं लंबाई क्या है और इसकी त्रिज्या आर है। ठीक, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर मान लो क्यू कूलाम का आवेश क्या हो गया, घिर गया। क्या हो गया, घिर गया। इस गॉसियन के अंदर जो आवेश गिरा वो कितने कूलाम का है, क्यू कूलाम का है। तो जितना लंबाई बेलन है उतने लंबाई तार को भी क्या किया होगा, घेर लिया होगा। तो इसके अंदर जो तार है उसकी भी लंबाई कितनी हो गई, एल हो गई ना। यहाँ तो क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो चीज हमने यहाँ बनाया ना, जो भी चीज किया उसको यहाँ पे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, माना अनंत लंबाई, माना अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार है, माना अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार है। तो तार पर आवेश क्या है, वितरित है। तो इसे कौन सा वितरण कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण, पढ़े हैं। जब लंबाई में आवेश वितरित हो तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश। यानी ये जो आवेश का वितरण हुआ है अनंत लंबाई पर वो कैसा हुआ है, रेखीय आवेश वितरण हुआ है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से। किससे, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। तो लिखेंगे माना अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। समझ आ गई बात। तो लिखेंगे माना अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार है, ठीक है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, उस तार का घनत्व क्या है, लैम्डा है। ठीक, तार के चारों ओर यल लंबाई और आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करिएगा, रचना। ठीक है, फिर लिखेंगे तार के चारों ओर यल लंबाई तथा आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसके पृष्ठ पर
बिंदु P स्थित है। इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना चीज लिखेंगे। पहले क्या मानेंगे, माना अंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार है। तो जब आवेशित तार है यानी तार पर आवेश फैला हुआ है, तभी उसका नाम क्या पड़ा, आवेशित तार। ठीक, तो जब तार पर आवेश फैला है तो उसका मतलब आवेश का वितरण किस पर हुआ है, तार पर। तो ऐसे वितरण को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं, और उस रेखीय आवेश वितरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से। तो मान लेते हैं एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है और उसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। तार की चारों ओर यल लंबाई और आर त्रिज्या का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं और इसी पृष्ठ पर आपका ये बिंदु जो है P स्थित है, ठीक है। अब देखिए जो गॉसियन पृष्ठ आपने खींचा ना, जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ आपने बनाया, वो 3 प्रकार का पृष्ठ रख रहा है। 3 प्रकार का कौन कौन पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा। एक पृष्ठ ये वाला है, देखिए ये वाला एक पृष्ठ, इसको हमने मान लिया S1। एक ये वाला पृष्ठ, ये भी तो पृष्ठ है, इसको हमने मान लिया S2। और एक ये वाला पृष्ठ, ये हो गया S3। ये 3 पृष्ठ रख रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जो पृष्ठ ये है, ये वाला पृष्ठ है, इस पृष्ठ की दिशा किधर होगी, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर है। जो पृष्ठ है ना ये, इसकी दिशा लंबवत किधर होगी, बाहर। तो ये हो गया DS, इसकी दिशा, इस पृष्ठ की दिशा। और यहां पर आवेश कौन सा है, धन है ना। धन के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर। तो किधर होगा, इधर, इधर होगा नहीं, ऊपर होगा, क्योंकि आवेश किस पर है, तार पर है ना। तो तार के लंबवत आवेश होगा, ऐसे वैद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, तार के लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है। क्योंकि तार पे कौन सा आवेश है, धन है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो ये वैद्युत क्षेत्र E की दिशा है और ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, ठीक है। दोनों के बीच में कोण बना कि नहीं बना, ये कोण कितना डिग्री का है, 120, 90। अरे बाप होगा, ये बकलुलिया है, 90 डिग्री नहीं दिखा था सीधे, है 180 दिखा था। घर बा तोरे घरे, घर बा ना, तो घर के हई दीवाल और हई दीवाल कितना अंश के कोण बनाए, अभी 180 ढह जाए घर में, बकलोल कहीं के 90 अंश दिख रहा है। तो ये कितना बना यहाँ पे, थीटा 90 डिग्री। थीटा यहाँ पर बना कितना, 90 डिग्री, ठीक। यहां आ जाओ इस वाले पृष्ठ पर, S3 पे। यहां भी आप देखो, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर, ये हो जाएगा। और यहाँ पे धन आवेश है, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर, वेक्टर E। तो यहाँ पे थीटा का बना, हाँ यहाँ पे थीटा बना 90 डिग्री, सही है। अब एक पृष्ठ हमारा यहां बचा है ना भाई, ये भी तो एक पृष्ठ है। ये जो P है, इसके चारों तरफ छोटा सा ऐसे भाग ले लो, ऐसे ऐसे। तो इस पृष्ठ की दिशा क्या होगी, लंबवत हो गया। और धन आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी, होगा, इसकी भी दिशा किधर हो गई, ये वेक्टर की दिशा हो गई। यहाँ पर थीटा क्या बना, दोनों सेम दिशा में हो गए, ठीक। तो अगर हम कहें कि संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर पूछें, तो आपको तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे और सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। यही समझ में आ गया फिगर ना। अब यहां लिखेंगे, चूंकि
बेलनाकार, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, पृष्ठ तीन पृष्ठ S1 कामा S2 और S3 रखता है। समझना की बात, जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है ना, वो तीन पृष्ठ रख रहा है, S1 S2 और कौन S1 है कौन S2 S3 सब वहां पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण, अगर आपसे कहें कि संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब निकालेंगे ना, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फाई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ये संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार का पृष्ठ है, बेलनाकार बंद पृष्ठ है ना, तो बंद पृष्ठ के लिए कौन सा साइन लगता है, ये वाला लगता है ना। पहले पृष्ठ की बात कर रहे हैं S1 की, S1 लिख देंगे, फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ds डॉट वेक्टर, यही होगा ना, यहाँ पर a भी हो सकता है, हमने इसका क्षेत्रफल ds माना इसलिए वेक्टर ds लिखा है, प्लस दूसरा पृष्ठ क्या है S2, इसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा, वेक्टर ds डॉट होगा, लिखो मत देखो पहले, और तीसरा पृष्ठ है S3, इसके लिए भी यही फॉर्मूला हम लिखेंगे, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा। अब देखो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल S1 ds डॉट e को आप क्या लिख सकते हो, ds e cos लिख सकते हो ना, इसी तरह इसको भी लिख लो, इसको भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ds e cos, फिर इसको भी लिख लो, क्या हो जाएगा, ds e cos, सही है, दिख रहा है ना। अब इसके नीचे लिखे हैं, चले देखिए समझिएगा, S1 जो पृष्ठ है, यहाँ पे S1 लिखा है, ये S1 पृष्ठ के लिए थीटा का मान क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे, चूंकि थीटा S1 पृष्ठ के लिए कितना है, 90 डिग्री, तो अगर ये थीटा का मान यहाँ रख दें, मान यहाँ रख दें, तो क्या दिखेगा, cos 90 दिखेगा, और cos 90 की वैल्यू दिख रहा है ना, 0 हो जाएगा है। चलिए S2 पृष्ठ के लिए देखिए, S2 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, 0 है, S2 पृष्ठ के लिए थीटा क्या है, 0 है, देखिए S2 पृष्ठ के लिए, तो अगर हम cos थीटा के जगह 0 रखना, का 0 का मान 1, फिर आइए S3 के लिए, S3 में देखिए थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री, तो cos 90 की मान 0, यहां तक समझ में आ गया। अब ये सब मान इसमें क्या करिए, रख देंगे, तो जैसे ही मान रखिएगा ना, तो देखिए फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल S1, देखिए 0 रखेंगे यहाँ, तो पूरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 0 हो गया, तो अभी इसको क्या लिखा है, बोलिए 0, इसमें है 1 रखेंगे तो बचेगा dsc, यही बचेगा ना, तो प्लस क्लोज इंटीग्रल S2 dsc, और इसमें है 0 रख देंगे, तो पूरा, तो ये हो गया 0, सही है। चलिए आगे देखिए, फाई इक्वल टू आइयो 0 तो बचा गया, यही बचा, अच्छा d किसके साथ है, s के, तो e का तो समाकलन करेगा नहीं, e को क्या करें,
बाहर, तो यहाँ बचा ds। ठीक, ये ds कहाँ कह रहा है, कह रहा है ना ds, मतलब एक छोटे से पृष्ठ का ही क्षेत्रफल है ds। तो ऐसे छोटे छोटे पृष्ठ जोड़ेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ बनेगा, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr_l। ठीक है, मैथ में हाई स्कूल के मेंसुरेशन में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, चूंकि ध्यान देना, चूंकि क्लोज इंटीग्रल ds का मान है 2πr_l, इसे क्या कहते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये मार्कर किस प्रकार का है, किस आकार में है, बेलनाकार। तो बेलन के ये वाले सिरे का क्षेत्रफल ये है, इस वाले सिरे का क्षेत्रफल ये है, इन दोनों सिरे से वैद्युत फ्लक्स जीरो हो जा रहा है, केवल हाई वाला जो पृष्ठ है इसी का वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो ये पृष्ठ जो हाई वाला पृष्ठ है चारों तरफ से, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ, और इस पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr। समझ में आई बात, ये जो बेलन है इसको ऐसे रख लो, तो हाई वाला सिरा ये है S3, और हाई वाला सिरा कौन है, S1, और दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, क्योंकि थीटा कितना है, जीरो हो गया। लेकिन हाई वाला जो पृष्ठ, हाई वाला ये पृष्ठ ये वाला है S2, और इसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स केवल गुजर रहा है, क्योंकि थीटा क्या है, तो ये मान आ गया। और इसी पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये मान यहाँ पे क्या करिएगा, रख दीजिए, जैसे मान रखिएगा तो फाई बराबर हो जाएगा E इंटू 2πr, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखिए ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, अभी तक गॉस प्रमेय लागू नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, अब यहां लिखेंगे गॉस प्रमेय से, क्या लिखें, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय बताइए क्या है, फाई इक्वल टू Q/ε, और ये हो गया समीकरण 2। सही है, समझ में आ गया बात, आ गया तो अच्छी बात है। अब देखिए लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, दोनों समीकरण को क्या करिए, मिलाइए। देखिए दोनों समीकरण का लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है, फाई फाई है कि नहीं है, दोनों समीकरण का लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये राइट साइड और इसका ये राइट साइड बराबर हो गया, E इंटू, अच्छा नहीं लिख रहा, चलिए यहां लिख दे रहे हैं, ये लिख रहा है ना, E, देखिएगा ये लिख रहे हैं E इंटू 2πr बराबर, और दूसरे समीकरण का ये राइट साइड है Q/ε। ठीक, E को इधर रहने दीजिए, क्योंकि हमारा हेडिंग यही निकालने का है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होती है, E को निकालने के लिए कह रहा है, तो E निकालने के लिए E को एक तरफ रखना पड़ेगा, तो E इधर हो गया, 2πrl उधर भेज दीजिए, तो जब 2πrl उधर जाएगा तो 1/2πrl हो जाएगा, और इधर Q/ε है कि नहीं। अब देखो इसको थोड़ा सा सही करना है, 2π सही है, अब साइलन नाट को यहां रख दो, Q/r और l को साइलन नाट की जगह रख दो। ठीक, सही है। अच्छा देखो, आप पढ़े हो, पीछे पढ़े होगे, चूंकि लैम्डा बराबर होता है Q/, पढ़े हो ना, अरे हम लैम्डा लिखा है बिना कर यूज कहां भाई, लैम्डा अब नहीं यूज हुआ, लैम्डा बराबर क्या होता है Q/, तो इसमें देखो Q/l दिख रहा है, का दिख रहा है, देखो Q/ दिखा, इसके जगह क्या रखिएगा, तो E बराबर क्या आएगा, 1/2π, ऊपर आ गया लैम्डा, नीचे बचा r।
तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक चीज थोड़ा सा और समझिएगा, अगर हम ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुणा कर दें तो है क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पता है, जब आवेश पढ़ा रहे थे कूलाम का नियम, तो कूलाम के नियम में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है K, और उसका मान होता है 9.0 × 10⁹। तो जब यहाँ 4 होगा तब उसका मान होगा, लेकिन यहाँ का तो उतना मान नहीं होगा ना, तो हम इसको 4 कर लें ताकि हमें मान मिल जाएगा। तो मान क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से, तो गुणा जब ऊपर 2 से करोगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो गया 2 लैम्डा बाई, दिख रहा है ना, हाँ, तो ये आ गया। तो चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, इसमें ग्राफ अगर हम देखें E और R के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अगर है दूरी को बढ़ाया जाए तो वैद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वैद्युत क्षेत्र घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक है। मतलब है बिंदु P तार के से R दूरी पर है, अगर इसको और दूरी पे रख दें यहाँ तो R का मान और ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर E का मान बढ़ेगा कि घटेगा, ये जानने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ क्या है देखिए, ग्राफ ऐसे बनाइए, ऐसे, ठीक है, और इस वाले पर E को शो कर दीजिए और इस वाले पे R को, ठीक, समझिएगा। अब देखिए अगर यहां पर देखा जाए ध्यान से तो ये सब नियत है, तो आपको दिखेगा कि जो E है वो 1/r की क्या व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। भाई देखो इस फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक होता है, इसका मान फिक्स होता है, जिसका मान फिक्स होता है वो क्या होता है, नियत होता है, ठीक। तो इसका मान फिक्स है तो ये नियत है, 2 अंक है, ये नियत है, लैम्डा भी फिक्स है, तो ये सब का है फिक्स है, नियत है। तो जब नियत को वहां से हटाओगे तो क्या बचेगा, 1/r, यही बचेगा ना। सो नियत को सब हटा दोगे तो 1/r बचा, तो E प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/r। अब ये क्या बता रहा है, ध्यान देना, अगर R का मान बढ़ाइएगा ना तो E का मान क्या होगा, कम होगा, नहीं होगा। अगर मान लो तुम यहाँ बांटो और आवेश यहाँ, तो यहाँ पर ज्यादा वैद्युत क्षेत्र लगाएगा, लेकिन अगर ये यहाँ आ जाए तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ हो जाए, और यहाँ आ जाए तो और दूर चला जाए तो और दूर चला जाए तो कम होता जाएगा ना, और जितना नजदीक आएंगे उतना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जो चिन्ह यही है, ये बता रहा है कि R का मान बढ़ने पे E का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी अगर इस लाइन पे आगे बढ़ेंगे तो R का मान बढ़ेगा, और इस लाइन पे चलेंगे तो E का मान बढ़ेगा। तो जैसे जैसे R को हम बढ़ाएंगे ना तो E का मान देखिएगा कम हो जाएगा, ऐसे चलेगा। देखिए थोड़ा सा ऊंचा तक गया और ये देखिए यहाँ तक गया, ठीक। अगर इसको बढ़ाइएगा ना तो हाई क्या हो जाएगा, कम, ठीक। तो कई बार तो यही आ जाता है कि इसके बीच का ग्राफ, E और R के बीच का ग्राफ प्रदर्शित कीजिए, तो यही E और R के बीच का ग्राफ हो जाता है, ठीक। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को, ठीक, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।